हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश लेकर। कमाल का इश्क। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अगर किन्हीं दो लोगों का मिलना किस्मत में पहले से लिखा हो, अगर किन्हीं दो लोगों का मिलना पहले से तय हो, तो फिर उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो दूर रहने की कितनी भी कोशिश कर लें। किस्मत उन्हें एक करके ही रहती है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी भी, जहां हमारी कहानी का नायक और नायिका एक दूसरे से हमेशा दूर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर है कि किस्मत ने उन दोनों के लिए क्या संजो कर रखा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर और मिलते हैं हमारी कहानी के किरदारों से। मानसून का मौसम था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन फिर भी लोगों की सड़क पर काफ़ी भीड़ थी। कुछ लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग अपनी मजबूरियों के चलते इस मौसम में भी बाहर थे। जैसे मानसून का महीना और फिर बारिश, हमारी तरह हर किसी को ये मौसम नहीं भाता। एक लड़की शॉर्ट्स पहने और बड़े बड़े बूट्स पैरों में पहने छाता लिए बारिश में तेजी से चली आ रही थी। लोगों की घूरती नज़रें उसी पर टिकी थी, लेकिन उस लड़की को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है और कोई क्या सोच रहा है। वह बस चलती जा रही थी और फिर वह एक कैफ़े के सामने आकर रुकी और गहरी सांस भरकर अंदर बढ़ गई और एक खाली पड़ी टेबल पर आकर बैठ गई। बारिश की वजह से कैफ़े में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उस लड़की को वहाँ बैठे कुछ ही देर हुई थी जब उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ, जिसकी वजह से वह अपनी सोच से बाहर आई और हैंडबैग में पड़ा फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर दादू नाम फ्लैश हो रहा था। रिया ने फ़ोन की स्क्रीन को घूरा और फिर फ़ोन ऑफ करके वापस बैग में डाल दिया और अपने सामने रखी कॉफ़ी पीने लगी। रिया ने कॉफ़ी पीकर गहरी सांस ली और आंखें बंद करके खुद का गुस्सा कम किया और टेबल पर पैसे रखकर वहाँ से चली गई। काश मैं दादू के फ़ोन करने से यहाँ ना आती, तो आज अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही होती। लेकिन दिमाग ख़राब हो गया था मेरा जो यहाँ आ गई और दादू ने अपनी कसम देकर मुझे यहाँ बांध लिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे जाऊँ यहाँ से। घुट घुट कर नहीं रह सकती इस माहौल में। यहाँ औरतों को पैरों की जूती समझा जाता है। कुछ सोचना होगा मुझे और इस जगह और इस माहौल से दूर जाना होगा। ओह गॉड, अब कैसे इस मुसीबत से निकलूं। और ये राज कौन है जिससे दादू मेरी शादी करना चाहते हैं। हो ना हो ये राज भी अनपढ़ गवार ही होगा। अगर यहाँ रही तो तू पागल हो जाएगी रिया। इसलिए 2 दिन बाद जो भी राज आने वाला है, उससे पहले यहाँ से किसी भी तरह भागना होगा। वह चलती हुई खुद से बड़बड़ाई और जैसे तेज कदमों से आई थी वैसे ही वहाँ से चली गई। रिया घर आई तो देखा हॉल में सब लोगों की महफिल जमी थी और नरेंद्र मित्तल गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। रिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक जोरदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। नरेंद्र मित्तल उसके पास आए और गुस्से में बोले, कहाँ गई थी बिना हमें बताए, और ये कैसे कपड़े पहने हैं, शर्म नहीं आई ऐसे बाहर जाते हुए। रिया ने खुद का गुस्सा दबाया और बोली, दादू मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, और कमी क्या है इन कपड़ों में। नरेंद्र मित्तल गुस्से में बोले, हमने तुम्हें छूट क्या दे दी, तुम तो अपने आपे में ही नहीं रही। अगर यहाँ रहना है तो हमारे कायदे कानूनों को मानना होगा। मैं नहीं रहना चाहती आपके कायदे कानूनों से बंधकर, मुझे यहाँ से जाना है। आपकी कसम ने बांध कर रखा है, वरना कभी की चली जाती। और कल ही मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए इस बार आपकी कोई भी कसम मुझे नहीं बांध सकती। इतना बोलकर रिया ने एक नज़र नरेंद्र मित्तल पर डाली और लंबे लंबे डिग भरते हुए वहाँ से चली गई। देखा बाबूजी आपने, रिया आपसे कैसे बात करके गई है और आप चुपचाप खड़े उसकी बातें सुनते रहे। बिंदु, तुम्हें हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रसोई घर में तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ जाओ, उन्होंने गुस्से से कहा। तो बिंदु कड़वा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। नरेंद्र मित्तल हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठ गए और मन ही मन बोले, रिया यहाँ से ना जा पाए उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और रिया की शादी जल्द से जल्द करनी होगी, इससे पहले रिया गलत हाथों में जाए। भगवान हमारी मदद करना, हम अपना फ़र्ज़ निभा सके जो सालों पहले हमने अपने सर पर लिया था। रिया अपने कमरे में आई और गुस्से से हाथ में लिया पर्स एक तरफ डाला और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी और खाली बैग उठाकर उसमें भरने लगी और साथ ही बड़बड़ाना जारी था,
समझते क्या हैं मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रोक कर करना क्या चाहते हैं? अब सांसें भी मैं इनकी मर्ज़ी से लूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी और आज यहाँ से हैदराबाद चली जाऊँगी और अपनी जॉब फिर से शुरू कर दूँगी। यहाँ इस माहौल में घुटकर नहीं जी सकती मैं। मम्मा पापा आप क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? जल्दी क्या थी आप दोनों को अपनी छोटी सी और मासूम बच्ची को छोड़कर जाने की? वह ऊपर देखकर शिकायत वाले लहजे में बोल रही थी और बैग में अपनी ज़रूरत का सामान ठूंस रही थी। और फिर शाम के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय रिया के। नरेंद्र मित्तल ने खाना सर्व कर रहे नौकर से कहा, जाओ और जाकर रिया को खाने के लिए बुला कर ले आओ। उनके इतना बोलते ही नौकर गर्दन हिलाकर वहां से चला गया और फिर थोड़ी देर बाद रिया सबके साथ बैठी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। नरेंद्र सबको चुप देख कर बोले, इतना सन्नाटा क्यों है आज खाने पर? रोज़ तो सबकी बातें ख़त्म नहीं होती थी। उनके इतना बोलते ही रिया तपाक से बोली, दादू आज आप गुस्से में हैं इसलिए सब चुप हैं। कभी आप डांट ना दें, मैं दोपहर में गुस्सा था लेकिन अब नहीं हूँ। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? एकदम बढ़िया चल रही है दादू। और समीर तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? दादू सही जा रही है और अगले महीने मेरे एग्ज़ाम है, उसकी ही तैयारी कर रहा हूँ। बिंदु बहू अपने दोनों बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखो, देखो कितने दुबले पतले हो गए हैं। जी बाबूजी आप फिक्र मत करें, मैं अच्छे से इनका ख्याल रख रही हूँ। बिंदु चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। और रिया आपने क्या सोचा है अब हमारी पसंद के लड़के से? अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है आपको या फिर उसी लड़के से ज़बरदस्ती शादी करनी है? ये आप पर डिपेंड करता है क्योंकि आपकी शादी होकर रहेगी, वो भी उसी लड़के से जिससे हम चाहते हैं। नरेंद्र के इतना बोलते ही रिया ने उनकी तरफ देखा और बोली, मैंने बहुत सोचा और फिर ये फैसला लिया है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। आप मेरे दादू हैं और मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। रिया की बात सुनकर नरेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह खुश होकर बोले, हमने कहा था ना रिया हमारी बात ज़रूर मानेगी। हम बहुत खुश हैं तुम्हारे फैसले से, सदा खुश रहो बेटा। उन्होंने रिया के सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा। रिया चेहरे पर तीखी मुस्कान सजाकर मन ही मन बोली, दादू आप जितना चाहें उतना खुश हो जाइए, लेकिन मेरी शादी तो क्या उस लड़के से भी नहीं मिलने वाली। आज की रात बस और कल मैं अपनी जगह पर मिलूंगी, फिर आप मुझे नहीं मजबूर कर सकते शादी के लिए। नरेंद्र रिया को सोच में डूबे देखकर बोले, कल तुम अपनी चाची के साथ जाकर कुछ ढंग के कपड़े ले आना, हम नहीं चाहते आप मेहमानों के सामने ये फालतू के कपड़े पहन कर आएँ। दादू इन कपड़ों में क्या ख़राबी है, इतने तो अच्छे हैं और मुझे इन कपड़ों में ही कंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए मैं ऐसे ही कपड़े पहनने वाली हूँ। घर में तुम ये फालतू के कपड़े पहन सकती हो लेकिन मेहमानों के सामने ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकती, ये बात याद रखना। रिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा लग रहा है मुझे कोई लड़का नहीं देखने आ रहा है बल्कि सूली पर चढ़ाया जा रहा है। आपके इतने ज़ोर देने पर मैं शादी करने के लिए मान गई हूँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकती, सॉरी। बिंदु समझाओ इस पागल लड़की को, इसकी हरकतें ऐसी हैं कोई इससे शादी करना तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आप इतने परेशान ना हो बाबूजी, मैं समझा दूंगी रिया को, आप आराम से बैठकर खाना खाइए। नरेंद्र को इतने गुस्से में देखकर बिंदु झट से बोली। रिया ने घूरकर उनकी तरफ देखा और मुंह में बड़बड़ाती हुई खाना खाने लगी। इधर सुबह के 3 बज चुके थे और रिया अपना बैग कंधों पर टांगे रूम में खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और भगवान का नाम लेकर हल्के हाथ से दरवाज़ा खोला और बाहर झांक कर देखा, जहां पूरे घर में खामोशी और अंधेरा था। रिया ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आगे पीछे देखकर कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। वह दरवाजे के पास पहुंची ही थी तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने घबराकर धीरे से पीछे गर्दन घुमाकर देखा, जहां कोई नहीं था। रिया ने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दबे पांव वहां से भाग खड़ी हुई। घर से बाहर आ तो गई लेकिन स्टेशन तक कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई ऑटो टैक्सी भी नहीं दिख रही है और पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। डर लग रहा है कैसे जाऊं, लेकिन अगर आज नहीं गई तो यहीं बंद कर रहना पड़ जाएगा। हिम्मत करके जाना तो होगा, रिया आसपास देखते हुए बोली और बैग कंधे पर डालकर आगे बढ़ गई। सुनसान गली से होते हुए वह मेन रोड पर आई जहां इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी। रिया ने रोड पार करने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाए तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। रिया डर से 2 कदम पीछे कूदी और डर से दिल मुंह में आने को हो गया
उसने खुद को संभाला और एक तरफ हट गई और फिर से सड़क पार करने के लिए कदम बढ़ाए तो गाड़ी में बैठा शख्स जो उसे ही देख रहा था बाहर मुंह निकालकर बोला, आपको कहीं लगी तो नहीं? रिया ने गाड़ी में बैठे शख्स की तरफ देखा और बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, और आगे बढ़ गई। गाड़ी में बैठे राज ने एक नज़र चेहरे को नकाब से ढकी लड़की की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी और खुद से बोला, आजकल की लड़कियों को इतना भी नहीं पता है, इस तरह रात में अकेले नहीं निकला करते। अगर कोई अनहोनी हो जाए फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इनके माँ बाप को इतना भी नहीं पता है, अपनी लड़की को इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। रिया ने सड़क पार की और वहां खड़े ड्राइवर को स्टेशन चलने के लिए पूछा और फिर टैक्सी में बैठ गई और उसके बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। इधर मित्तल हाउस में हंगामा मच गया, रिया घर से भाग गई है। ये खबर जब नरेंद्र को पता चली तो उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और बोले, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये लड़की इतनी आसानी से शादी के लिए कैसे मान गई। हमारा ध्यान खुद से हटाने के लिए हमसे झूठ बोला और मौका मिलते ही फरार हो गई। अब कल लड़के वालों से क्या कहेंगे? हमारी पोती शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए भाग गई। है भगवान, अब हम क्या करें? रंजन अपने बाबूजी को परेशान देखकर बोला, बाबूजी मेहमानों के घर आने से पहले उन्हें फ़ोन करके मना कर देते हैं ना आने के लिए। हम भी यही सोच रहे हैं, कुछ दिन के लिए उन्हें टाल देते हैं, यही अच्छा रहेगा। बाबूजी, जब रिया भी शादी नहीं करना चाहती तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बच्ची को कुछ दिन सुकून की जिंदगी जीने देना। रंजन, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुप रहा करो, और किसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये तुमसे ज़्यादा हमें पता है। जी बाबूजी, अगर आप कहें तो हैदराबाद जाकर मैं रिया को समझा कर लेकर आने की कोशिश करूं। इस बार हम खुद रिया को लेने जाएंगे, पहले ग्रोवर साहब से एक बार बात कर लेने दो। इधर रिया टिकट लेकर हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई और अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद करके सुकून की सांस ली। अब उसे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा और दादू ने पूरा घर सर पर उठा लिया होगा। कुछ दिन में सब अपने आप ठीक हो जाएगा, यहाँ से जाना ही मेरे लिए अभी ज़रूरी है। मन ही मन बोलकर उसने आंखें खोली। अचानक उसकी नज़र सामने वाली सीट पर गई और अनजाने में ही रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सामने सीट पर बेखबर सो रहे लड़के पर रिया की नज़र पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मासूम छोटे बच्चे की तरह सो रहा लड़का बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? रिया खुद से बोली और साथ ही धीरे से उसकी सीट के पास आकर नीचे बैठ गई और सो रहे लड़के के साथ अपनी एक सेल्फी ले ली और सेल्फी देखते हुए उठने लगी। तभी अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह बचते बचते भी सो रहे लड़के पर गिर गई। सीट पर सो रहे समर की हड़बड़ाकर आंख खुली। वह उठने का हुआ। अचानक उसे अपने ऊपर किसी भार का एहसास हुआ। समर ने आंखें पूरी खोलकर देखा तो एक पल के लिए चौंक गया और हैरानी से अपने ऊपर पड़ी लड़की को देखने लगा। रिया उसे उठता देख फौरन उसके ऊपर से उठी और असहजता से इधर उधर देखने लगी और समर नींद भरी आंखों से बैठा उसे देख रहा था। आई एम सो सॉरी, वह हकलाते हुए बोली और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। समय ने उबासी ली और बोला, मैं पूछ सकता हूँ आप मेरी सीट के पास क्या कर रही थी? रिया ने उसकी लाल आंखें देखी और बोली, आई एम सॉरी, अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई। सॉरी बोलने से क्या होगा, अब नींद तो खुल गई, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप प्लीज़ मेरे सामान का ध्यान रखना। जी, वह गर्दन हिलाकर बोली तो समर उठकर चला गया और रिया ने उसके जाते ही सुकून की सांस ली और फिर फ़ोन में तस्वीर देखने लगी जो काफ़ी अच्छी आई थी, जिसे देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बंदा तो देखने में अच्छा लग रहा है, बात करके देखती हूँ, क्या पता अच्छा ही हो, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और मेरा सफ़र अच्छे से कट जाएगा। रिया खुद से बोली और समर के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी सीट पर पड़ा समर का फ़ोन बजने लगा। रिया ने बजते फ़ोन की तरफ देखा और फिर सीट से बाहर झांक कर देखा, जहां वह नहीं था। एक बार बजकर फ़ोन कट चुका था लेकिन फिर से बजने लगा। रिया ने समर का फ़ोन उठाया जिसकी स्क्रीन पर भाई नाम फ्लैश हो रहा था। रिया ने कॉल आंसर्स करके फ़ोन कान पर लगाया ही था, तभी दूसरी तरफ से गुस्से में कोई बोला, कहाँ है तू और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? रिया के कानों में जैसे ये आवाज़ पड़ी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ लगी। अब बोलो भी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
फिर वह गुस्से में बोला। रिया हिम्मत करके बोली, देखिए ये जिनका फ़ोन है वो अभी यहाँ नहीं है। और उधर राज के कानों में जैसे ही रिया की आवाज़ पड़ी, उसने फ़ोन कान से हटाकर देखा, फिर फ़ोन कान से लगा और बोला, आप कौन? रिया कुछ बोलती तभी उसके हाथ से किसी ने फ़ोन ले लिया। समर ने स्क्रीन पर भाई नाम देखा और कान से लगाकर बोला, जी भाई, वो मैं फ्रेश होने गया था और मेरा फ़ोन यहीं सीट पर रखा था। वह सफाई देते हुए बोला, कौन थी ये लड़की जिसने तुम्हारा फ़ोन उठाया था? अभी मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी। आप बताइए आप कहाँ तक पहुँचे? अभी वक्त लगेगा जाने में। और हाँ, ये जो भी लड़की है इससे दूर रहना, क्या पता कोई चोर हो। चिल भाई, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ, आपसे आकर बात करता हूँ, बाय। इतना बोलकर समर ने कॉल कट कर दी और बैठ गया। सॉरी, वो आपका फ़ोन बज रहा था, आप नहीं थे तो मैंने उठा लिया, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, वह मासूमियत से बोली। समर रिया की बात सुनकर हैरानी से बोला, अरे कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? और किसने कहा मैं आपको चोर समझ रहा हूँ? आपके भाई तो मुझे चोर समझ रहे हैं ना। आपको कैसे पता चला भाई ने मुझे क्या कहा? आपके चेहरे से लग रहा था उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं नहीं समझ रहा आपको चोर, और ना ही आप शक्ल से चोर लग रही है। क्या चोरों की शक्ल पर लिखा होता है वो चोर हैं? वेल छोड़िए इन बातों को। मैं समर ग्रोवर, और आप? मैं रिया। उसने मुस्कुराकर अपना नाम बताया। नाइस नेम, थैंक यू। आप भी हैदराबाद जा रही हैं? जी हाँ। और आप? मैं भी हैदराबाद अपने घर जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने गया था। और आप हैदराबाद में ही रहती हैं? नहीं, मैं इसी शहर में रहती हूँ और हैदराबाद जॉब करती हूँ। इसका मतलब आप अपने घर से हैदराबाद जा रही हैं जॉब के लिए? जी। इधर नरेंद्र ग्रोवर साहब से बात कर रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वह कैसे मना करें उन्हें ना आने के लिए। नरेंद्र जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम कल आपके घर नहीं आ सकेंगे। उनके इतना बोलते ही नरेंद्र हैरानी से उनकी बात समझने की कोशिश करने लगे। नहीं आ सकेंगे मतलब? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। राज को किसी ज़रूरी काम से हैदराबाद जाना पड़ गया है। कुछ दिन में जब वो आ जाएगा तब हम आपके घर आने के सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, जब राज आ जाए आप लोग आ जाना, हमें कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। अरे ग्रोवर साहब, इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। मैंने भी आपको इसलिए ही फ़ोन किया था, रिया भी कुछ काम से बाहर गई है। चलो ये तो ठीक है, जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद मिलते हैं। जी ग्रोवर साहब, मैं भी यही सोच रहा था, नरेंद्र ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। और फिर 13 घंटे का सफ़र तय करके ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर आकर रुकी। रिया ने अपना बैग कंधे पर डाला और समर से बोली, जो नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, चलो फिर चलती हूँ मैं, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। ज़रूर, आपके साथ ये 13 घंटों का सफ़र हमेशा याद रहेगा। वह चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोला और रिया के साथ ट्रेन से नीचे उतर आया। अपना ख्याल रखना रिया, बाय। वह हाथ हिलाकर बोली और वहाँ से चली गई। समर उसे जाता देख रहा था। वह जब आंखों से ओझल हो गई, उसने मुस्कुराकर गहरी सांस भरी और किसी को फ़ोन करते हुए वहाँ से चला गया। इधर रिया अपने फ्लैट पर आई और दरवाज़ा बंद करके काउच पर बैठ गई। आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी। ओह गॉड, अब जाकर सुकून की सांस आई है। उस घर में तो मेरा दम ही घुट रहा था। इस बार मैं दादू की किसी भी बात में नहीं आऊँगी और ना ही मुंबई वापस जाऊंगी। यहाँ अकेली ही सही, लेकिन अपनी मर्जी से सांस तो ले रही हूँ। ये 3 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था जो रिया ने अपने पैसों से खरीदा था, और वह यहाँ अकेली रहती थी अपनी मर्जी और सुकून से। यहाँ किसी की रोक टोक नहीं थी और ना ही किसी बात का डर। 1 महीने बाद वह अपने फ्लैट पर आई थी और 1 महीने से बंद रहने की वजह से यहाँ काफ़ी गंदगी हो गई थी। रिया ने काम वाली बाई को फ़ोन करके आने के लिए कहा और अपना बैग लेकर रूम में आ गई। और फिर थोड़ी देर बाद काम वाली को रिया ने बाहर की सफाई करने का बोलकर अपने रूम की खुद सफाई की। और फिर सफाई करते करते शाम हो गई और रिया का थककर बुरा हाल हो गया। भूख भी लग रही थी, अगर कुछ बनाकर भी खाती तो हिम्मत जवाब दे गई थी। इसलिए उसने खाना ऑर्डर किया और वही काउच पर लेट गई। भाई, आप एक ही बात पूछ रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उस लड़की को नहीं जानता। वो बस ऐसे ही ट्रेन में मिल गई थी। राज खाना खाते हुए बोला। ट्रेन में मिली और इतनी क्लोज हो गई, तेरा फ़ोन भी उठाकर बातें कर रही थी। समर चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोला, आपके भाई का नेचर ही ऐसा है, हर कोई करीब आ ही जाता है। बस बस नौटंकी बंद कर और ज़्यादा मत बन, ऐसी लड़कियों से दूर रहा कर। कोई क्या कर जाए किसे पता। वो लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी।
पहली मुलाकात में सब अच्छी ही होती हैं, बाद में असली रंग पता चलते हैं सबके। भाई छोड़िए आप ये सब बातें और बताइए आप मुंबई से अचानक क्यों भाग आए? मम्मा पापा ने वहाँ मुझे कोई लड़की देखने के लिए बुलाया था धोखे से। वो तो रात मैंने उनकी बातें सुन ली इसलिए उसी वक्त वहाँ से भाग आया। आपकी शादी की उम्र हो गई है, कब तक शादी से भागते रहेंगे आप? आखिर मुझे भी शादी करनी है और जब तक आपकी शादी नहीं होगी मेरा नंबर तो आने से रहा। मुझे उस लड़की से नहीं मिलना था, क्या पता कैसी होगी, पढ़ी लिखी होगी भी या नहीं। डेढ़ के कोई दोस्त हैं बहुत ही पुराने ख्यालों वाले, इसलिए मुझे वहाँ शादी ही नहीं करनी है। तो भाई आप खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते अपने लिए कोई लड़की? कैसे ढूंढूं, कोई मिलती नहीं है जैसी लड़की मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं तो होगी ही, आप टेंशन मत लें, जल्दी ही मिल जाएगी आपको आपकी पसंद की लड़की। अच्छा तुझे बहुत पता है, क्या पता मैं ही किसी ऐसी लड़की से आपको मिलवा दूं जो आपको पसंद आ जाए। मतलब मैं समझा नहीं, आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपकी मुलाकात एक अच्छी सी लड़की से होगी, देखना आप। समर रिया के बारे में सोचते हुए बोला। क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठकर खाना खाइए। दादू आपने फ़ोन इसलिए ही किया है ताकि मुझे डांट सके, रिया कान से फ़ोन लगाए मुंह बनाकर बोली। दूसरी तरफ से नरेंद्र हल्के गुस्से में बोले। तुम जानती हो तुमने क्या किया है, आधी रात को घर से भाग गई, हमने तुम्हें यही सब सिखाया है? दादू अगर आप मुझे ऐसे घर में बंद रखेंगे तो मैं और क्या करूँगी? एक तो ज़बरदस्ती आप मेरी शादी कराना चाहते हैं और ऊपर से मुझे ही बोल रहे हैं। हमें कुछ नहीं सुनना है, आप घर वापस आ रही हैं कल ही। नहीं दादू, अब मैं वहाँ नहीं आना चाहती, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। और उस लड़के से क्या नाम बताया था आपने, राज? जो भी है उससे तो शादी करनी ही नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर आपसे बात करती हूँ। लेकिन हमारी बात सुनो, नरेंद्र इतना ही बोले थे जब रिया उनकी बात बीच में काट कर बोली। अभी कुछ नहीं सुन सकती दादू, लेट हो रही हूँ, बाय। बाय इतना बोलकर रिया ने कॉल कट कर दी और नरेंद्र अफसोस से फ़ोन देखकर बोले। इस लड़की का कुछ तो करना होगा, हमें जल्द ही रिया के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा, कहीं ये लड़की किसी गलत चक्कर में ना पड़ जाए। रिया ने अपना बैग उठाया और फ़ोन कान पर लगाए, गेट पर ताला लगाया और टैक्सी लेकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गई। इधर राज अपने नए ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था और लिविंग रूम में समर के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले राज ने जो कंपनी खरीदी थी वो समर के नाम पर खरीदी थी और उस कंपनी का चीफ भी समर को ही बनाने वाला था। समर कितना वक्त लगेगा आने में यार, जल्दी आ, हम ऑफिस जा रहे हैं। तेरी बारात में नहीं जो इतना तैयार हो रहा है, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना बोलकर राज बाहर चला गया। इधर समर ने तैयार होकर एक नज़र आईने में देखकर खुद पर डाली और सीटी बजाते हुए बाहर आ गया, जहाँ राज गाड़ी में टिककर दोनों हाथ सीने पर बांधे उसी का इंतज़ार कर रहा था। समर उसे देखकर बोला, भाई आपको हर काम की इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है? तैयार होते ही तो होऊंगा ना, ऐसे ही थोड़े ना चल पड़ूंगा आपके साथ। तू शायद भूल रहा है आज तेरा ऑफिस में पहला दिन है और उस ऑफिस का तू चीफ है। जब पहले दिन ही ऑफिस का चीफ लेट जाएगा तो पूरे स्टाफ पर क्या असर पड़ेगा? चल जल्दी बैठ। इतना बोलकर राज ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और समर उसके साथ वाली सीट पर बैठकर अपने बाल सेट करने लगा। समर को देखकर राज ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता, और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। इधर रिया ने ऑफिस में कदम रखा, लेकिन आज ऑफिस में उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। एक महीने बाद आज रिया ऑफिस आई थी। कितना कुछ बदल गया उसे पता भी नहीं चला। वह अपनी डेस्क पर आई और आकर बैठ गई। कुछ नए चेहरे रिया को ऑफिस में नजर आए और कुछ वही पहले वाले थे। और ऑफिस में सजावट किस बात की हो रही थी ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी पियोन काका रिया के पास आए और बोले, बिटिया आपको सर केबिन में बुला रहे हैं। ओके काका, इतना बोलकर रिया खड़ी हुई और केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर नॉक करने से पहले रिया ने लंबी सांस ली और दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से बहुत ही गंभीर आवाज़ आई, आ जाओ, जिसे सुनकर रिया अंदर आई। नज़र सामने चेयर पर बैठे अनुराग पर पड़ी, जो किसी फाइल में नज़र जमाए बैठा था। सर आपने बुलाया मुझे? रिया उसकी तरफ देखकर बोली। हाँ, वो जानना था आपको, और छुट्टी चाहिए या बस हो गया इतने में ही? वह फाइल में नज़र जमाए ही बोला, सॉरी सर, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से इतनी छुट्टी करनी पड़ी। वह शर्मिंदा होते हुए बोली, वेल ये तुम्हारी पहली इतनी लंबी छुट्टी थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हारी एक गलती तुमसे ये जॉब छीन सकती है। अब मैंने क्या कर दिया सर? उसने हैरानी से पूछा।
मैं तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करता आ रहा हूँ, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अगर ये जॉब करनी है तो अब से ध्यान करना, क्योंकि मैंने ये कंपनी बेच दी है। अनुराग के इतना बोलते ही रिया का मुंह हैरानी से खुल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या कहे, क्योंकि उसे एक जोरदार झटका लगा था। रिया का मुंह हैरानी से खुला देख अनुराग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह चेयर से उठकर रिया के पास आया और अपनी उंगली रिया के चेहरे के नीचे करके उसका मुंह बंद किया और बोला, तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कहा वो सच है और मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, वहीं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। अगर तुम कहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। अनुराग रिया को गहरी नज़रों से देखकर बोला। रिया अनुराग की नज़रें अपने ऊपर देखकर बोली, नो थैंक्स सर, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। आपको जाना है आप जाइए, चलती हूँ, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है वो करना है। इतना बोलकर वह अनुराग को गुस्से से घूरते हुए वहाँ से चली गई और अनुराग उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। रिया अपने डेस्क पर आकर बैठी और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं खुद को समझता क्या है, एक नंबर का चिपकू इंसान है। लड़की देखी नहीं और उनसे चिपकना शुरू करने लगता है। मुझे लेकर चलेगा अपने साथ अमेरिका, शक्ल देखिए बंदर जैसी है और मुझे अपने साथ चलने को बोल रहा है। मैं तो क्या, मेरी जूती भी इसके साथ कहीं ना जाए। बड़ा आया। और फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। इस ऑफिस के नए चीफ के आने की खबर सब तक पहुंच गई। ऑफिस का पूरा स्टाफ राज और समर के स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए और रिया भी हाथ में फूलों का बुके लिए सबके साथ खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि किसी भी वक्त वो लोग आने वाले थे। कुछ ही सेकंड बीते होंगे तभी ऑफिस की बिल्डिंग में एक चमचमाती मर्सिडीज कार आकर रुकी। सबके आंखें गाड़ी देखकर खुली की खुली रह गई और अनुराग उनका स्वागत करने सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। बाकी स्टाफ भूखे लिए उसके पीछे खड़ा था और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान गाड़ी से उतरा, सूट बूट पहने और ब्लेजर का बटन बंद करते हुए। उसने अपने बालों में हाथ निकाला और हाथ में लिए मोबाइल में वक्त देखा, जहां 9 बजने में अभी भी कुछ मिनट बाकी थे। और फिर गाड़ी का दूसरा दरवाज़ा खुला और गाड़ी से बाहर समर आया, जो दिखने में राज को भी पीछे छोड़ दे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और अंदर की तरफ बढ़ गए, जहां सब लोग उनके ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। रिया की नज़र सामने से आ रहे समर पर पड़ी तो उसे एक पल नहीं लगा उसे पहचानने में, और हैरानी के साथ चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन वही राज को देखकर वह हैरान रह गई और दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करने लगी। रिया ने सामने से चले आ रहे शख्स को कहीं देखा है, यही याद करने की वह कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। और फिर उसने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डाला और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन्हें अंदर आते देखती रही। समर की नज़र रिया पर पड़ी तो वह भी हैरानी से उसे देखने लगा। अनुराग ने उन दोनों का अच्छे से वेलकम किया और सबके बीच केक कटिंग भी हुई। रिया वहीं सबसे पीछे खड़ी सब देख रही थी, उसे बुरा भी लग रहा था। समर ने उसे पहचाना नहीं था, इसलिए वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। और सही भी था, एक छोटी सी मुलाकात में कौन किसे याद रखता है। रिया ने अपना सर झटका और आगे बढ़कर राज की तरफ बुके बढ़ा दिया। राज ने एक नज़र रिया की तरफ देखा और थैंक यू बोलकर बाकी लोगों से मिलने लगा। रिया वापस पीछे आकर खड़ी हो गई, उसे ऑफिस का खुशनुमा माहौल देखकर खुशी हो रही थी। है गाइस, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी भी हो रही है और दुख भी। मैंने अपनी कंपनी मिस्टर राज ग्रोवर को बेच दी है। आज से आप सबके बॉस राज ग्रोवर हैं, तो बस अब से आप सबको इनके ऑर्डर मानने होंगे। जैसा ये कहेंगे वैसा करना होगा और दुआ करूँगा आप सबका जीवन अच्छा और खुशी से बीते। अब मैं चलता हूँ। राज साहब, अब आप अपनी कंपनी को संभालिए, अनुराग ने मुस्कुराकर कहा और राज से हाथ मिलाकर सबको बाय बोलकर वहां से चला गया। अनुराग के जाने का सबको दुख था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। और डर भी था कहीं नया बॉस खड़ूस ना हो, क्योंकि अनुराग इस मामले में बहुत अच्छा था। कभी किसी से गुस्से से बात नहीं करता था और प्यार से समझाता था। चलिए सर, आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ, मैनेजर बहुत अदब से बोला। चलिए, राज के इतना बोलते ही मैनेजर केबिन की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे राज और समर भी केबिन में आए। देखने में केबिन काफ़ी बड़ा और अच्छा था, लेकिन उसकी सजावट दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। राज ने किसी को मैसेज किया और चेयर पर आकर बैठ गया। समर भी उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया और बोला, यार भाई, एक बात यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। क्या? राज टेबल देखते हुए बोला, वो जो लड़की उस दिन ट्रेन में मिली थी, याद है आपको?
कौन मिली थी? राज अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ अंदाज में बोला। अरे आप भूल भी गए, बताया तो था मैंने, वही ट्रेन वाली जिसका नाम रिया था। ओह हाँ, याद आया। क्या हुआ उसे? यहाँ देख वेख लिया क्या? हाँ, अच्छी बात है। इतना बोलकर राज हैरान हो गया और नज़र उठाकर समर की तरफ देखा, जो गाल पर हाथ रखकर उसे ही देख रहा था। राज उसकी तरफ झुका और बोला, क्या बक रहा है तू? वो लड़की यहाँ है? जी भाई, और मैं जो बक रहा हूँ वो सच बक रहा हूँ। आपको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आर यू सीरियस? तू बोल रहा है मैं सीरियस ना हूँ? समझ भी रहा है वो लड़की तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची है, और तू बोल रहा है मैं सीरियस ना हूँ? रिया मेरा पीछा क्यों करेगी? आपने शायद देखा नहीं, वो यहाँ पहले से ही जॉब करती है। राज की ये बात सुनकर इस बार हैरान होने की बारी समर की थी। मैं नहीं मानता भाई, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, फिर अभी कन्फर्म हो जाएगा। रिया यहाँ पहले से जॉब करती है, यहाँ उसने आज ही ज्वाइन किया है। समर सीधा होकर बैठकर बोला, अगर आज ही उस लड़की ने यहाँ ज्वाइन किया होगा तो मैं उसे यहाँ से अभी के अभी फायर कर दूंगा। मंजूर है। राज ने मैनेजर को फ़ोन किया और अपने कैबिन में आने के लिए कहा। 2 मिनट बाद ही दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाइए। समर का इतना बोलते ही मैनेजर अंदर आ गया और बोला, आपने बुलाया सर? हाँ, मुझे आपसे जानना था, आज किसी ने यहाँ ज्वाइन किया है? नो सर, पिछले 6 महीने से किसी ने इस ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया है। कुछ प्रॉब्लम है सर तो आप मुझे बता सकते हैं। सब ठीक है, बस यही पूछना था। अब जाइए आप, समर ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा। जी सर। इतना बोलकर मैनेजर वहाँ से चला गया और समर राज की तरफ देखकर बोला, अब तो भाई आपको भरोसा हो गया। अब आप जाइए, यहाँ का काम और स्टाफ में संभाल लूँगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मुझे भी अपने ऑफिस में बहुत काम है। ध्यान रखना अपना और अच्छे से काम करना। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूँगा, समर मुस्कुरा कर बोला। और फिर राज उसे बाय कहकर केबिन से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। समर वापस चेयर पर आकर बैठा और अपने सामने रखी सारी फाइल देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वापस फ़ोन करके मैनेजर को बुलाया और उससे सारा काम समझने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद मैनेजर ने उसे सब कुछ समझा दिया था और वह जाने लगा तो समर बोला, मिस रिया को मेरे केबिन में भेज दीजिए। जी सर। इतना बोलकर मैनेजर वहाँ से चला गया और समर वापस फाइलों पर झुक गया। रिया अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी जब मैनेजर साहब उसके पास आए और बोले, मिस रिया? जी सर। उसने खड़े होकर बोला, आपको सर बुला रहे हैं। जी सर। इतना बोलकर वह केबिन की तरफ बढ़ गई। अब क्यों बुलाया इन्होंने मुझे? शायद मुझे पहचान लिया होगा इसलिए बुलाया है, या मैं सच में याद नहीं हूँ समर को और काम के लिए बुलाया है। चल रिया बेटा, भगवान का नाम ले और अंदर बढ़। रिया ऊपर देखकर बोली और दरवाजे पर नॉक कर दिया। आ जाइए, समर फाइल से सर उठाकर बोला। उसके इतना बोलते ही रिया दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। सामने नज़र पड़ी तो समर नज़र झुकाए फाइल देख रहा था। वह चेयर के पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। समर ने नज़र उठाकर देखा और चेहरे पर मुस्कान सजाकर उठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता था हमारी इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। और इत्तेफाक देखो, जिस कंपनी में तुम काम करती हो उस कंपनी का सीईओ मैं हूँ। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब समर उसे पहचान गया था। ये बात सोचते हुए वह अंदर तक खुश हो गई थी और यह खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। क्या हुआ? लगता है मुझसे मिलकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसके इतना बोलते ही वह हड़बड़ाकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ। आप हमारी कंपनी के सीईओ हैं सर, दिख तो नहीं रहा तुम खुश हो। मैं सच में खुश हूँ सर। यार पहले तो तुम मुझे सर कहना बंद करो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी? वह झुंझला कर बोला, नाम से कैसे बुला सकती हूँ? आप इस कंपनी के बॉस हैं, इसलिए मेरे भी बॉस हैं। इस कंपनी का भले ही बॉस हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा तो दोस्त हूँ ना। दोस्त? रिया ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? समर उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाकर उसकी आंखों में देखकर बोला। रिया भी उसकी आंखों में देखकर बोली, पहले अपना दोस्त मानती थी लेकिन अब नहीं। इतना बोलकर वह 2 कदम पीछे हो गई। पहले मैं और अब मैं क्या बदल गया है जो अब दोस्त नहीं मानती? पहले आपको जानती नहीं थी, अगर पता होता आप कौन हैं तो नहीं करती दोस्ती। अरे यार चिल करो, ऐसा भी मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ जो तुम ऐसे बोल रही हो। मैं वही ट्रेन वाला समर हूँ, इसलिए तुम समर ही बोलो। ठीक है, फिर सबके सामने आपको सर बोलूँगी और अकेले में समर। उसकी बात सुनकर समर ने 2 पल सोचा, फिर बोला, ये ठीक रहेगा, चलो बैठकर बात करते हैं, अभी ऑफिस टाइम है, बाद में बात करते हैं।
बाहर बैठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे हमें साथ में देखकर। ओके, ठीक है, तुम भी जाकर काम करो, मैं भी ये सारी फाइल देख लेता हूँ। समर के इतना बोलते ही रिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और चली गई। और समर मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठकर फिर से फाइल देखने लगा। समर के केबिन से निकलते ही जितना वह डर रही थी, अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में सुकून। उसके लिए इतना ही काफ़ी था, वह उसे पहचान गया था। और इससे खुशी की बात रिया के लिए कुछ नहीं थी। आज समर का पहला दिन था, इसलिए आज शाम सबकी छुट्टी 1 घंटा पहले कर दी थी। और पूरा स्टाफ आज बहुत खुश था और खुशी खुशी अपने घर चले गए। समर अपने केबिन से बाहर आया और नज़र घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन रिया वहां नहीं थी, शायद चली गई थी। समर ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाई और बाहर निकल गया। रात के 9 बजे राज घर आया, देखा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था और समर लिविंग रूम में काउच पर बैठा फाइल पढ़ रहा था। और कुछ फाइल टेबल पर बिखरी पड़ी थी। राज समर के बगल में आकर बैठा और टाई ढीली करते हुए बोला, क्या बात है, इतने जोरों शोरों से काम किया जा रहा है? समर फाइल टेबल पर फेंकने वाले अंदाज में रखते हुए बोला, आपको तो मज़ा आ रहा होगा अपने छोटे से भाई को नए ऑफिस की जिम्मेदारी देकर। राज समर के सर पर प्यार से चपत लगाकर बोला, मज़ा नहीं, खुशी हो रही है। कब तक अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता, एक ना एक दिन तो काम करना है ना। अभी बहुत वक्त था काम करने के लिए और मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा है। सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आप कुछ दिन मेरे साथ ऑफिस चलकर मुझे सब समझाएंगे। ऐसे कैसे भाई, मुझे अपना भी ऑफिस देखना होता है। कुछ दिन शर्मा जी को बोल दीजिए, वो संभाल लेंगे। आपको मुझे समझाना है, अगर आप नहीं समझा सकते तो मैं भी नहीं संभाल सकता कुछ भी। और दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, चेंज करके आता हूँ, खाने पर बात करते हैं। इतना बोलकर राज अपना बैग लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया और समर टेबल पर बिखरी पड़ी फाइल को सही करने लगा। आज ऑफिस के पहले दिन ही उसका सर दर्द करने लगा था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था सब कुछ छोड़कर भाग जाए। कंपनी में शुरू से कैसे काम करना होता है उसका 1% भी समर को मालूम नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद राज चेंज करके आया और डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर बैठ गया। समर पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। राज को बैठते देख उसने अपनी प्लेट में खाना निकालना शुरू किया और तिरछी नज़रों से राज को देखा, जो शायद उसकी बात सुनकर नाराज़ हो गया था और बात नहीं कर रहा था। हाँ, अब बोल, क्या बोल रहा था? तुझसे काम नहीं संभल रहा है और तू दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता है, यही बोला ना तूने? राज अपनी प्लेट लगाते हुए बोला। टू बी कंटिन्यूड।